हमारा समाज पूर्ण रूप से संगठित होकर दूसरों के पीछे चला गया और उसको क्या किया कि मुख्यमंत्री बनाने में सबसे अहम भूमिका अदा करी किसने? हमारे समाज में। 2014 के अंदर आपको कैसे बरगला दिया कि झाड़ू दिखा दी आपको और वाल्मीकि मंदिर पचकुया रोड के अंदर अपना सिंबल जाकर रख दिया कि ये झाड़ू है और ये झाड़ू किसकी है? हमारे वाल्मीकि समाज की। और इसी झाड़ू से सफाई करके पूरे पार्लियामेंट की और पूरे विधानसभा की सफाई करनी है हमने और हमारा समाज पूर्ण रूप से खुश। 2-4% के जो लोग हैं उन लोगों ने भी अपनी अपनी पार्टी बना ली तो वाल्मीकि समाज देश के अंदर 13 करोड़ कहलाया जाता है। अपना ऐसा नेता हो जो दबंगता के आधार पर आपकी लड़ाई को लड़के पार्लियामेंट में या विधानसभा में जिस दिन जाएगा तो गरज कर बोलेगा क्योंकि उस पर किसी का कोई बंधन नहीं होगा। जिस दिन आप अपनी वोट अपने संगठन में डालना शुरू कर देंगे उस दिन आपकी वोट काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि राजनीति की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। आप जानते हैं कि जब बाबा साहब ने भी कहा है कि 100 तालों की एक ही चाबी है, जब 100 तालों की एक ही चाबी है और उसी चाबी से कोई भी ताला खुल सकता है तो फिर आज जरूरत पड़ती है कि हमें राजनीति में भी अपनी भागीदारी चाहिए। अब राजनीति में भागीदारी आपको कौन देगा? बाबा साहब ने आपको कहा था 3 मंत्र जो आपको दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्या हमने उस पर अमल किया? आप कई साथी कह रहे समझ भी रहे होंगे कि ये नारा तो बाबा साहब का हम सदियों से समझ रहे हैं, मगर हम सुनते तो चले आए, मगर क्या हमारे समाज ने इस पर अमल किया? हमारे समाज ने इस पर अमल बिल्कुल भी नहीं किया। ये हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि इसका अगर पूरा विश्लेषण अगर करके हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि बाबा साहब ने जो कहा ना कि शिक्षित बनो, क्या हम शिक्षित बन पाए? ये तो सच्चाई है कि शिक्षित बहुत सारे लोग हमारे बन गए हैं, मगर जिनकी समझ में आ गया उनके बच्चे बन पाए, मगर जिनकी समझ में नहीं आया उनके बच्चे शिक्षित नहीं बन पाए। ठीक है। फिर बाबा साहब ने कहा कि संघर्ष करो, संगठित रहो, मगर हम संगठित नहीं हो पाए। हमारा समाज पूर्ण रूप से संगठित नहीं हो पाया। हमारे समाज ने क्या किया? हमारा समाज संगठित अगर थोड़ा बहुत रहा तो उसको बरगलाने के लिए हमारे बीच में समय समय पर कोई ना कोई आ गया। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया विकास जी ने कहा, समर्पित जी ने कहा कि पिछले दिनों 2014 के अंदर आपको कैसे बरगला दिया कि झाड़ू दिखा दी आपको और वाल्मीकि मंदिर पचकुया रोड के अंदर अपना सिंबल जाकर रख दिया कि ये झाड़ू है और ये झाड़ू किसकी है? हमारे वाल्मीकि समाज की। और इसी झाड़ू से सफाई करके पूरे पार्लियामेंट की और पूरे विधानसभा की सफाई करनी है हमने और हमारा समाज पूर्ण रूप से खुश, एकदम खुश हो गया। बोला ये तो हमारी बात कह दी, ये तो हमारी बात कह दी। हमारा समाज पूर्ण रूप से संगठित होकर दूसरों के पीछे चला गया और उसको क्या किया कि मुख्यमंत्री बनाने में सबसे अहम भूमिका अदा करी किसने? हमारे समाज में। एक समस्या ये। दूसरी बात, संगठित होकर दिखा दिया, पावर किसको दे दी? क्योंकि हमारा समाज रहा पिछलगू, दूसरों पर पूर्ण रूप से आकर्षित होता है, दूसरों की रैलियों को देख के प्रभावित होता है, दूसरों के पीछे चलने में आनंद आता है इसको। ये वहां जाकर सब लोगों को मजबूत करता मगर अपने लिए नहीं करता। ये हमारा दुर्भाग्य है। अब रही बात, संगठित होकर दूसरों को फायदा पहुंचा दिया और संघर्ष करने का जो बाबा साहब ने कहा कि संघर्ष करना है, हमने कभी भी अपने लिए कोई संघर्ष नहीं किया। संघर्ष करने का तात्पर्य होता क्या है कि आप अपनी आवाज को संगठित होकर और संघर्ष करते हुए, क्या कभी आपने अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए कभी आपने जंतर मंतर, कभी आपने कोई एजिटेशन, कभी आपने कोई डेलीगेशन, कभी आपने कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया? नहीं करते हैं। कौन लोग करते हैं? वो तो हमारे नेता कर लेंगे। कौन से नेता होते हैं वो? जो हमारे बीच में गुलाम नेता होते हैं। मैं गुलाम नेता किनको कहूं? हमारे बीच में गुलाम नेता होते हैं जो अनन्य पार्टियों से, जिनको बीजेपी ने, कांग्रेस ने रिजर्वेशन के आधार पर हमें कोई एक आध टिकट देकर एमएलए या एमपी बना दिया, तो वो है हमारे गुलाम नेता। कभी वो उस क्राइटेरिया से बाहर निकलकर आपके हक की बात करते हैं? नहीं बोलते। जिनका एग्जाम्पल हमारे कई साथियों ने अभी दिया, हंसराज को बताया। एक दिन जब नया नया मेंबर पार्लियामेंट बनकर गया था तो एक डिबेट में क्या पूरा भाषण था उनका पार्लियामेंट में, उस दिन वो खुल के बोला था, मगर दूसरे ही दिन उस पर अंकुश लगा दिया गया। वो बोल नहीं पाया कभी भी। 5 साल तक रहा, मगर आपके हित के लिए,
आपके बीच में आपकी बात रखने के लिए कभी उन्होंने एक भी आवाज कहीं नहीं उठाई। तो ये है दुर्भाग्य हमारा। इसी तरह से वो हमारे गुलाम नेता आपने दिल्ली में भी देखे होंगे, कांग्रेस के भी देखे, बीजेपी के भी देखे, बहुत सारे नेताओं को आप सदियों से देखते आ रहे हैं, वो है गुलाम नेता। इसलिए आज हमें जरूरत क्यों पड़ रही है एक सक्षम नेतृत्व की, एक सक्षम नेता की आज हमें जरूरत है कि अपना नेता हो, अपना ऐसा नेता हो जो दबंगता के आधार पर आपकी लड़ाई को लड़के पार्लियामेंट में या विधानसभा में जिस दिन जाएगा तो गरज कर बोलेगा, क्योंकि उस पर किसी का कोई बंधन नहीं होगा। और वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है आप ही का बनाया हुआ, आप ही की पार्टी का जीता हुआ कैंडिडेट। जिस दिन जिसको आप अपने खून पसीने से सींच कर तैयार करेंगे, वो कैंडिडेट जिस दिन तैयार होकर पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाएगा तो वो गरज कर बोलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं ये अपील आपके बीच में करना चाहता हूं कि सदियों से आपने वोट दिया, वोट देते चले आते हो। बाबा साहब ने कहा था कि वोट की बहुत बड़ी पावर है। ये वोट की वो ताकत है कि जो सत्ता का परिवर्तन करती है। ये वोट आपको, बाबा साहब तो आपको दो पृथक आरक्षण दिलवाना चाहते थे। बाबा साहब तो सेपरेट आरक्षण दिलवाना चाहते थे कि 2 वोट का अधिकार आपको दिया जाए, मगर गांधी जी ने अनशन किया, कैंसिल करवाया। बस एक आरक्षण में 1 वोट मिला। तो आज हमें उस आरक्षण की, उस 1 वोट की कदर को भी समझना पड़ेगा। अब ये आम जनशक्ति पार्टी का एक ऐसा गड्ढा है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, काशी राम जी ने जिस दिन अपने समाज को इकट्ठा करना शुरू किया तो उन्होंने भी कहा था कि ये मैंने एक गड्ढा खोदा है, ये मैंने गड्ढा खोद दिया है। आप सदियों से किसी को वोट देते हैं, आप आदत बना लो कि आपकी वोट कभी किसी पार्टी में जाकर काउंट नहीं होती है। चाहे बीजेपी में डाल दो, चाहे कांग्रेस में डाल दो, उसका ये जरूरी नहीं होता है कि आपकी वोट वहां काउंटिंग होगी है। जिस दिन आप अपनी वोट अपने संगठन में डालना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी वोट काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी। पता लग जाएगा कि दिल्ली में, हम कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमारे 10 लाख वाल्मीकि हैं, हमारे 30 लाख वाल्मीकि हैं। मैंने सुना है कई लोगों से कि 30 लाख वाल्मीकि हैं। 30 लाख वाल्मीकि होने का कभी आपने आंकड़ा किस तरीके से पेश किया है? कभी दिखाया है या कभी सामने आया है? कभी ऐसी वोट इकट्ठा हुई है कि 30 लाख वोट एक बैलेट पेपर के माध्यम से और एक ईवीएम मशीन के माध्यम से किसी ने काउंट करके देखा कि ये वोट इकट्ठी पड़ी और ये उस समाज की वोट है? आज हरियाणा में मैं देख रहा था, हरियाणा में अब कहा है कि इतनी वोट उस समाज की, इतनी वोट उस समाज की, इतनी वोट उस समाज की। अब की बार कह रहे हैं कि अब की बार ऐसे वोट पड़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके बीच में कि ये जो गड्ढा हम लोगों ने खोद दिया है, इस गड्ढे को भरने का काम आपको करना है। जिस दिन आपने ये गड्ढा भरना शुरू किया तो आपका सर फक्र से, गर्व से ऊंचा रहेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और इसी विश्वास को हम आपके बीच में करना चाहते हैं कि देखिए, अभी मैं खुद मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। कहते हैं डर के आगे जीत होती है। अपने मन से डर निकाल दो। जिस दिन आपने अपने मन से डर निकाल दिया, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आप जीतेंगे। आपके लिए जीत के लिए रास्ता खुल गया है। अभी 3 विधानसभा में हमने हरियाणा के अंदर इलेक्शन लड़ाया, अभी लड़ा है, कल रिजल्ट आएगा। हमारे 3 कैंडिडेट आम जनशक्ति पार्टी के हरियाणा में, गुलाचिका, नरवाना और कैथल में 3 लोग हमारे आम जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यह है कि आने वाले विधानसभा दिल्ली के अंदर हमारी 12 सीटें रिजर्व हैं। और 12 सीटें रिजर्व होने का, पहले 13 सीट थी, मगर हमारी कमजोरियों के कारण 1 सीट कैंसिल कर दी गई। तो अब 12 सीटों पर जिस दिन चुनाव होगा, अभी 2025 के अंदर, आज से 4 महीने, 3-3.5 महीने रह गए। जब 4 महीने के बाद दिल्ली में फरवरी में इलेक्शन होगा, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आम जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार मैदान में आए, जो सरकारों की नॉलेज में और तमाम पार्टियों की नॉलेज में ये हमारे विचार, ये हमारा जो प्रदर्शन है, उन लोगों के सामने जब उनको आएगा कि ये पार्टी भी, आम जनशक्ति पार्टी भी चुनाव मैदान में आ गई है, तो फिर पता क्या होगा? फिर आप लोगों के साथ समझौते भी होंगे, अलायंस भी हो सकते हैं। आपके वोटों की जब काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी, तो फिर कोई आपको हाथ मिला सकता है कि यार अब आम जनशक्ति पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं। फिर हम कहेंगे हमारी इतनी सीटें दे दो। जब ऐसा समय आए तो वो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। उस दिन हमारा सर ऊंचा होगा या झुकेगा? हमारा सर उस दिन ऊंचा होगा जिस दिन हम कहेंगे कि हाथ मिलाते हैं। अगर 12 सीटें हैं तो 12 तो हमें ये दो, और हमारी जनरल सीटें पे भी इतनी सीटें हमें दो, ठीक, इतनी सीटें हमें दो, तो फिर हमारी ताकत बनना शुरू हो जाएगी। तो ये विचार लेकर हम लोगों ने आम जनशक्ति पार्टी का गठन किया है। और वो गठन भी यूं किया है कि जब छोटे छोटे समुदाय, छोटे छोटे समाज के लोग, सदियों से जब बाबा साहब ने ये विचारधारा बनाई थी कि बिना राजनीति के, बिना पार्लियामेंट का इशारा जो किया हुआ है बाबा साहब ने, कि उसमें जाए बगैर हमारा समाधान नहीं है।
हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। फिर उसका एक एग्जाम्पल भी मैं दूं, अभी आपने सुना होगा यूपी के अंदर, यूपी में एक समाज है, ओपी राजभर का नाम सुना है? जानते हैं? आप जानते हैं? कोई नहीं जानता। उसके समाज का लगभग 1.5% वोट होगा, 1.5-2% वोट होगा। और 1.5-2% वोट पीले कपड़े पहनकर जब राजभर बैठता है ना, तो मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करता है और वो जीत के आता मंत्री बनता है। और चलो छोड़ दो, बिहार का आपने मांझी का नाम सुना? जीतन राम मांझी। मांझी की हम पार्टी बनाई। मांझी को जब नीतीश कुमार ने पहले तो एक बार मुख्यमंत्री की सीट पर बैठा दिया, उसके बाद हटा दिया, उसके बाद उसने फट अपनी पार्टी बनाई। ठीक, अपनी पार्टी बनाई और 4 विधायक जिताए और अब खुद मेंबर पार्लियामेंट बनकर कहां पे बैठा हुआ? कौन सा मंत्रालय उसको दिया हुआ? आज सेंटर में बैठा हुआ मंत्री है। फिर यूपी में चला जाता हूं, अनुप्रिया पटेल का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना? बच्चे पढ़ा करो अखबार, थोड़ा सा ध्यान रखो। अनुप्रिया पटेल सोनोवाल समाज की एक पटेल समाज की एक लीडर है। उसके बाप ने कभी पार्टी बनाई, पार्टी मान चला रही है और बेटी ने दूसरी पार्टी बना ली और मंत्री रहते हैं, हर सरकारों में फिट रहते हैं। तो कहने का मतलब है 2-2, 4-4% के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी अपनी अपनी पार्टी बना ली। तो वाल्मीकि समाज देश के अंदर 13 करोड़ कहलाया जाता है। अगर 13 करोड़ वाल्मीकि समाज है, तो वाल्मीकि समाज की शुरुआत, वाल्मीकि समाज से यह शुरुआत की है, मगर इसमें पहल आप लोगों से करी है, क्योंकि कैडराइज आप लोगों को बनाना है, इस समाज को इकट्ठा करना है। हमें अपने समाज को पूर्ण रूप से इकट्ठा करके, संगठित करके, संघर्षशील बनाकर हमें इस मैदान में आना है। ये हमारी एक तैयारी है। उसके बाद सर्व समाज के लोग, सर्वजन समाज के लोग, आम जन समाज के लोग, जन जन समाज के लोग, यानी हर वो व्यक्ति जो उपेक्षित है, हर वो व्यक्ति जो वंचित है, हर वो व्यक्ति जो पिछड़ा है, जिसको सदियों से आज तक मुख्य धारा में नहीं लाया जा सका, हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। हमने सबके लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो मुख्य धारा से बाहर है, उन तमाम लोगों को जोड़कर आम जनशक्ति पार्टी के मेंबर बनाकर आगे बढ़ना है। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर जब तक हम नहीं चलेंगे, ठीक, अभी कांशीराम जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। कांशीराम जी, मायावती जी कहती है कि देखिए, कोई ब्राह्मण अगर उसके पास आता है टिकट मांगने के लिए, वो कहती है पंडित जी ये टिकट लो, ये टिकट मैं आपको दे रही हूं, और टिकट के साथ मैं अपने समाज की 15% वोट भी दे रही हूं। मैं अपने पर 15% या 20% समाज की वोट दे रही हूं। ये वो वोट है जो कैडराइज है। ये कैडराइज वोट मैं आपकी झोली में डाल रही हूं। अब अपने समाज की वोट आपने इकट्ठी करनी है, 15% मेरी समाज की वोट है, मैं आपकी झोली में डाल देती हूं, जीत कर आपको दिखाना है। तो हम वो कैडराइज वोट आपको बनाना चाहते हैं। आप एक एक वोट कहीं भी रहे, कहीं भी बैठे, किसी से भी बात करें, मगर हमें भी कांशीराम की तरह, हमें भी हाथी की तरह, जिस दिन हम टारगेट बना लेंगे कि हमारी वोट आम जनशक्ति पार्टी के अकाउंट में जानी चाहिए, उसके खाते में जाने चाहिए, तो उस दिन हमारे समाज को सम्मान मिलना शुरू होगा, मेरा सम्मान। तो ये है एक चिंतन का विषय। हम इस पे यही चर्चा करना चाहते हैं कि देखो, हो गई सदियों से किसी के पीछे लगे रहो। आने वाले समय में अगर विनोद जी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, हमने नहीं देखना बीजेपी को, हमने नहीं देखना किसी शेरावत को, हमने नहीं देखना किसी केजरीवाल को। हमें क्या देखना है? हमें क्या नजर आना चाहिए? हमें नजर आना चाहिए कि हमारा ये बच्चा अगर इलेक्शन लड़ रहा है, हमने कुछ नहीं देखना, इसका जो भी चुनाव चिन्ह होगा, हमें आंख मीच कर इसको वोट देना है, ये हमें तय करना होगा।